All right, guys. So we have meeting for section 96, which is the fundamental section. ये chapter का सबसे पहला section है section 96. Section 96 provides for AGM. So let's get started. Let's begin with section 96, which provides for AGM, that is the annual general meetings. आज हम लोग बात करने वाले हैं annual general meetings की. Fundamentally, annual general meetings का जो ये section है, ये core section है. So let me just write it down for you. So we are beginning with annual general meetings. So section 96 provides for AGM. देखो मेरे साथ साथ लैंग्वेज अडॉप्ट करो. सेक्शन 96 सेज बोलना बंद करो क्योंकि सेक्शन 96 बोलता नहीं है. सेक्शन 96 प्रोवाइड्स फॉर अ बेटर थिंग. सो सेक्शन 96 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजंस रिलेटेड टू एनुअल जनरल मीटिंग. साल में जो मीटिंग एक कंपलसरी होती है उसके बारे में जितने प्रावधान है कंपनीज एक्ट 2013 के वो 96 में मेंशन है. थोड़ी सी एक बात आपके साथ में शेयर करता हूं. अब जब हम ये एजीएम का प्रोविजंस पढ़ेंगे तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि एजीएम पढ़ते वक्त खास तौर पे एक और सेक्शन पर फोकस करना पड़ता है. 96 तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम लोग एजीएम से रिलेटेड प्रावधान पढ़ते हैं, जब भी हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड प्रावधान पढ़ते हैं, हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पर भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है. बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फाइनेंशियल ईयर के डेफिनेशन के बारे में शायद नहीं मालूम होता होगा और इट्स ऑल राइट. अभी तो वी आर बिगिनिंग राइट. तो जस्ट टू टेल यू, हम जब ये सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 96 जब हम पढ़ते हैं, सेक्शन 96 के साथ थोड़ा सा फोकस आप लोग इस डेफिनेशन पर भी करेंगे. सो वी आर गोइंग टू चेक आउट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर. तो ये फाइनेंशियल ईयर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये भी हमको देखना पड़ेगा. यू विल अंडरस्टैंड इन अ लिटिल वाइल व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन को भी समझें. सच बात तो ये है कि फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन के बिना ये सेक्शन कभी किसी को पूरी तरह से समझ नहीं सकता. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन भी देखें. ठीक है. तो व्हाट इज इन द एजेंडा नाउ. अभी हमारा जो अगला 1.5-2 घंटा होगा इसमें हमारा एजेंडा क्या है. नंबर 1, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पढ़ना जो कि काफ़ी आसान है और उसमें भी हम लोग रेलेवेंट चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे यूज़ में आएगी. सो दैट्स नंबर 1. नंबर 2, वी विल बी फोकसिंग ऑन सेक्शन 96 और सेक्शन 96 में भी 2 सबसेक्शंस हैं. तो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2. ठीक है. तो हमारा जो फोकस एरिया होगा वो फोकस एरिया होगा, हम सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पढ़ लें. सेकेंडली हम पढ़ लें 96 सबसेक्शन 1. सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 पढ़ते वक्त हमें कुछ एग्जाम्पल्स, हाइपोथेटिकल केसेस, केस लॉज देखने पड़ेंगे. वो केस लॉज भी हम लोग देखते हैं और फिर हम जाएंगे सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 पर. ठीक है. तो काफ़ी सारा एजेंडा है आज के सेशन में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले तो भाई फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये हम लोग हैं बेयर एक्ट में. बेयर एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 41 जो है वो बात करता है फाइनेंशियल ईयर के बारे में. सो जस्ट फॉर एवरीबडीज रेफरेंस सो दैट आपको भी पता चल जाए हम कहाँ से कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं. तो हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 41 की. तो ये जो डेफिनेशन है फाइनेंशियल ईयर की, सेक्शन 2 क्लॉज 41 में आने वाली डेफिनेशन है, वहाँ से हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे. ठीक है. जितना यूज़ है, जितना रेलेवेंस है, उतना ही इस पर फोकस करेंगे. बहुत ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेना है. ठीक है. जो हम हमारे काम की चीज़ है, जो हमारा फोकस एरिया है, उस पर फोकस करते रहेंगे और फाइनेंशियल ईयर का एक क्रक्स बनाकर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. सो दैट जब हम 96 पढ़े तो चीज़ें स्मूथ हो. मैं किसी को डिमीन नहीं करना, मुझे बस मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं आपको कि आई हैव टॉक टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आई हैव मेट लॉट ऑफ किड्स. बहुत बच्चों को फाइनल में भी अगर मैं पूछता हूँ एजीएम पता है, बोलते हैं हाँ सर एजीएम तो बिल्कुल पता है, और फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पूछता हूँ तो कहते हैं नहीं पता है. तो फिर मुझे लगता है कि यार अंदर अंदर से थोड़ा वॉइड है, अंदर अंदर से थोड़ी सी एक शैलोनेस हो जाती है. तो इसीलिए वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि आप कॉन्क्रीट रहें और आपको पता रहे कि भाई उसमें एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. So what is the definition of financial year now? Let's get started. I will write it down for you.
so that we can take up some important points. तो सेक्शन 241 provides for फाइनेंशियल ईयर, और इवेंचुअली हम लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में क्या ज़्यादा रिलेवेंट होगा हमारे लिए, और हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल रूल है, सबसे पहले हम लोग बेयर एक्ट में आ जाते हैं, तो आ जाइए। सो जस्ट फोकस नाउ ऑन द डेफिनेशन, वी विल रीड इट एक साथ, एक बार रीड करते हैं इसको। सो सेक्शन 2 क्लॉज 41 provides for the definition of financial year. Now, financial year in relation to a company or body corporate means the period ending on 31st March every year. तो फंडामेंटल डेफिनेशन तो बहुत आसान है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होगा वो साल जो 31 मार्च पर खत्म होगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि बेसिक फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन क्या है, बहुत ईजी है, ऐसा साल जो 31 मार्च को खत्म होता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। बट क्या आपको लगता है कि मैंने सिर्फ इस लाइन के लिए आपको यहाँ पे लाया होगा? नेचुरली नहीं। अगर मैंने भी कुछ स्ट्रक्चर की होगी आपकी क्लास तो मैं आपको इस लाइन के लिए तो नहीं लाऊंगा। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। नाउ दिस इज द फोकल एरिया, नाउ इस पे फोकस करिए। एंड वेयर इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, अगर कोई कंपनी 1 जनवरी के दिन या उसके बाद इनकॉर्पोरेट की गई होगी, तो ऐसे केसेस में ऐसी कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? द पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। इसका मतलब बहुत साफ है। अगर 1 जनवरी या उसके बाद कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई होगी, तो वो 1 जनवरी के जो एकदम जो आने वाला मार्च होगा, अब वो 3 महीने का फाइनेंशियल ईयर तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसके लिए फिर एजीएम लेना, नो उसके फिर कंप्लायंसेस करना डिफिकल्ट है, काफ़ी कॉस्टली एक्सरसाइज है। इसीलिए उसमें बोला हुआ है कि अगर 1 जनवरी या उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो जो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर का मार्च होगा वो फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, डोंट वरी। लेट्स डू वेरी प्लेन बेसिक एक्सरसाइज। मीन्स द फाइनेंशियल ईयर का बेसिक मीनिंग क्या है? मीन्स द पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर। तो बेसिक मीनिंग तो हम लोग को पता चल गया। बेसिक मीनिंग पे तो किसी को भी टंटे नहीं है ना। सो द बेसिक मीनिंग इज, सो इन ऑल नॉर्मल केसेस, व्हाट इज द मीनिंग? मीन्स द ईयर ending on 31st day of March. Plain, simple, basic stuff. Check this out. Sorry, क्या लिखा हुआ है देखो? Means the period ending on the 31st day of March every year. Means the year ending on 31st day of March every year. ठीक है? ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक बात है। मीन्स द पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर। सो लेट मी जस्ट रिप्लेस दिस वर्ड हियर। मीन्स द पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर। तो आमतौर पर सारी की सारी नॉर्मल कंपनीज के लिए तो कोई टंटे हैं ही नहीं, सबके लिए कोई टंटे नहीं है, एकदम नॉर्मल बात है ना। बट स्पेशल केसेस कौन से वाले हैं? स्पेशल केसेस आ रहे हैं जब 1st डे ऑफ जनवरी के बाद से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कुछ स्पेशल केसेस कौन से हैं देखो। तो स्पेशल केसेस, अब मैं वैसे तो मैं डेफिनेशन को क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। स्पेशल केस मतलब इसलिए मैं इसको स्पेशल केस लिख रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान कब देना पड़ेगा आपको पता चल जाए। वहां लिखा हुआ है ऐसी कोई भी कंपनी विच इज गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st of January. So these are the instances where we will have to be a little more conscious.
ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर कोई कंपनी 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक के इनकॉर्पोरेट होगी, तो हमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, हमें थोड़ा ज़्यादा टेक केयर करना पड़ेगा, क्योंकि देर आर चांसेस कि हम लोग हो सकता है गलत हो जाएं, इस लेवल पे गलत होंगे। वंस यू नो क्वालिफाई, आप एक बार थोड़ा आगे बढ़ते हो करियर में, तो आप बोलोगे क्या बेसिक बात बता रहे हो यार सर, तो आपको बहुत बेसिक सी बात लगेगी, लेकिन यार कहीं ना कहीं फाउंडेशन जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा है। बेसिक गलतियां नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ी गलती करेंगे यार, बेसिक गलती करने की भी एक उम्र होती है वो हमारी उम्र जा चुकी है, तो अब हम लोग एग्जीक्यूटिव में ऐसी छोटी बातों पे गलती नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे स्पेशल केसेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या निकल के आएगा, मैं आपको केस लॉ के हेल्प से समझाता हूं, ठीक है। सो लेट्स टेक सम केसेस, ठीक है, लेट्स टेक सम केसेस एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इनकॉर्पोरेशन डेट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर कौन सा बैठेगा, सो दैट मी यू एवरीबडी इज कंफर्टेबल। एक बार ये हो जाए फिर हम लोग 96 पे जंप करते हैं। ओके, सो कुछ केसेस ले लेते हैं जिसमें हम लोग डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलग अलग रखेंगे। सो लेट्स टेक केयर ऑफ दीज डेट्स नाउ। सो इफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, मान लो कोई कंपनी है जिसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है फॉर एग्जाम्पल 24 October 2020, तो व्हाट शैल बी द फाइनेंशियल ईयर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ऐसी कंपनीज के लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, ऐसे केस में फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा। सो जो आने वाला 31 मार्च है ना, 31 मार्च एवरी ईयर, जो क्या था डेफिनेशन में, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, मीन्स द पीरियड एंडिंग ऑन 31 डे ऑफ मार्च एवरी ईयर। इसका मतलब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 24 अक्टूबर 2020 को, तो आने वाला 31 मार्च कौन सा है, आने वाला 31 मार्च है 31 मार्च 2021। यस, नॉर्मल केस, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मान लो अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है फॉर एग्जाम्पल 1 April 2020, व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर एंड, ये फाइनेंशियल ईयर एंड वाला डेट कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर एंड इसका कौन सा रहेगा, 31 मार्च 2021। तो फाइनेंशियल ईयर एंड जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब फाइनेंशियल ईयर एंड हमने लिख दिया, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 2021, है ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Okay, let me create more space for all of us so that we can create one more column very easily. तो इस केस में फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 2020-2021। इसमें भी कौन सा हो गया, 2020-2021, राइट, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई टंटा नहीं है। चलो एक और डेट ले लेते हैं। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 30 दिसंबर को, अगर 30 दिसंबर 2020 को कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो आने वाला समय कौन सा रहेगा, आने वाला फाइनेंशियल ईयर एंड कौन सा है, तो 31 मार्च 2021। तो ऐसे केस में भी फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 2020-2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 रहेगा फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो ये वाले किस्से में ना कोई टंटा नहीं है, ये वाले किस्से में कोई डाउट्स नहीं होते किसी बच्चे को। ये वाला पोर्शन ऐसा है जिसमें देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, इज वेरी प्लेन वेरी सिंपल स्टफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। और मैं यही चाह रहा था कि पहले मैं ये वाले आपको बता दूं, ताकि आपको ये भी तो पता चले कि दिक्कत कहाँ आती है। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का इसमें ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि कभी कभी कोई हो सकता है कोई टीचर ये अज्यूम कर ले कि ये तो बच्चे को पता ही होगा, बट शायद बच्चे को नहीं पता होता, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो आप अगर नोट करोगे ना, तो ये वाले केसेस में किसी को कोई डाउट नहीं जाता, मतलब ये तो टंटा ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना।
तो दिस इज ऑल गुड, ऑल फाइन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है अगर डेट हम बदल के कर लें 1 जनवरी के बाद। तो अगर मैं बोलता हूं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है त्योहार के दिन, आजकल के बच्चों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है बताओ? बहुत बड़े एक विद्वान संत पैदा हुए थे इस दिन। एनीवे, नॉट रिमीन एनीवन, बट यस 14 फेब अगर 2020 को कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो ऐसे केस में फाइनेंशियल ईयर एंड कौन सा होगा? तो इसके लिए आपको देखो डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। क्या लिखा है? स्पेशल केस कौन सा है? कंपनी विच इज गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर क्या दिया हुआ है मालूम है? ये देखो, where I'll just mark it for you because I think it is important for you to focus on this, where the company has been incorporated on or after the first date of January of an year, the period ending on 31st March of the following year, on of the next year. इसका मतलब ये कि अगर कंपनीज इसका मतलब ये कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 जनवरी के बाद, तो the definition will slightly change and ऐसे केसेस के लिए what do we write here? Just a minute. So ऐसे instances में the financial is going to be certainly different. So for these cases means the period ending on 31st day of March of the following year. पढ़ने वाले के लिए हर शब्द गुलजार है और नहीं पढ़ने वाले के लिए सब बराबर ही है। तो भाई डिफरेंस है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। अगर आप फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे कैसे होगा? तो मेरे भाइयों यहाँ पे 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर बोला ना, 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर बोलने से चीजें बदल गई। इसीलिए जब भी कंपनी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक इनकॉर्पोरेट होगी, हम तुरंत आने वाले मार्च 31 को हम फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं ले सकते, और इसीलिए उसके अगले 31 मार्च को लेना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ईयर रहेगा नेक्स्ट ईयर वाला। इसका मतलब अगर 14 फरवरी 2020 को कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कौन से फाइनेंशियल ईयर एंड को लेना पड़ेगा? 31 मार्च 2000, बोलो, 21। ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर क्या होगा इसका? 2020 2021, है ना। देखो, अगर कंपनी 14 फरवरी 2021 को खुली होती तो क्या होता? ऐसे केस में हम लेते 31 मार्च 2022। 31 मार्च कौन सा लेंगे? फॉलोइंग ईयर का, अगले साल वाला। इसका मतलब यहां फाइनेंशियल ईयर हो जाता 2021-2022। देखिए, और टाइम आप पॉज कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। मैं तो इतने सारे केस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गलती की गुंजाइश होगी तो यही हो जाएगी, हमारे साथ ही हो जाएगी, नहीं तो होगी नहीं, आगे तो नहीं होगी स्पेशली। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ना दुनिया में सबसे घटिया और सबसे गंदे केस हो सकते हैं ना, वही ले रहा हूं, ताकि आपको अगर कंफ्यूजन हो, अगर खून निकले तो आज ही निकल जाए, मरना हो तो आज ही मर जाओ, जब मेन समय आए तब कुछ ना हो। तो आज जो होना है हो जाए, आज जितना कंफ्यूजन आना है आ जाए, इसके बाद साला कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। इसके बाद आएगा तो सीधा एग्जाम में आएगा और फिर खेल हो जाएगा तुम्हारा। तो और गंदी डेट से लेते हैं, ठीक है। लेट्स टेक 31 मार्च इटसेल्फ। अगर मैं बोलता हूं 31 मार्च 2021 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर एंड कौन सा होगा? सीधा अगला 31 मार्च 2022। ओके। और फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 को लिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होगा।
साल नीचे मेंशन किए हुए हैं। एक और गंदी डेट लेता हूं, ये देखो यहां अभी बहुत ही क्लोज मामला होने वाला है। लेट मी टेक 1 अप्रैल 21, एक दिन का फर्क है। क्या चीजें बदल रही है देखो, यहां पर भी जो फाइनेंशियल ईयर पीरियड एंड होगा वो होगा 31 मार्च 2022, फाइनेंशियल ईयर होगा 2021 2022। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप आपको कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। मुझे लगता है थोड़ी सी स्पेस खाली है, और मुझे लगता है भगवान ने थोड़ी स्पेस खाली की होगी तो भगवान चाहता होगा हम एक और एग्जाम्पल लें। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और ये स्पेस को भी फिल करते हैं, और हम ऐसा एक कोई डेट ले लेते हैं जो थोड़ा सा आपको हल्का हल्का कंफ्यूजन भी क्रिएट हो, और हल्का हल्का, क्योंकि बोलते हैं ना फ्यूजन तो कंफ्यूजन के बाद ही होता है, तो जो कंफ्यूज हुआ ही नहीं वो कभी जीवन में क्लियर भी नहीं हो पाया। तो कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है, अभी आने वाले समय में कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर आएगी। मैं इसको लेके कंफ्यूज नहीं होता हूँ, दूसरे भी लाइफ में बहुत मुद्दे होते हैं। कंपनी लॉ मतलब वो क्या बोलते हैं कि और भी गम है जमाने में लॉ के खिलाफ, लॉ के सिवा दूसरे भी टेंशन है। ये तो क्या, लॉ की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, पढ़ लो, थोड़ी मेहनत कर लो, तो ना पूरी क्लैरिटी दे देता है। अगर लाइफ लॉ की तरह होती तो और बेटर होता। मतलब ये डेफिनेशन पढ़ लिए, ये प्रोविजन पढ़ लिए, उसके बाद पता चल जाएगा ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता, लाइफ में हर वक्त डेफिनेशन बदल जाती है, हर मोमेंट पे डेफिनेशन बदल सकती है, हर वक्त प्रोविजन बदल सकते हैं। तो एनीवे पता नहीं कहाँ से आ गया ये मेरे माइंड में। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, फुल एंड फाइनल एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा हल्का हल्का समझ में आ जाए। देखिए हम ले लेते हैं 1 जनवरी 2021, मतलब इन दोनों में सिर्फ एक डेट का फर्क है ना, एक डेट का, दो या एक या 2 दिन का फर्क आ रहा है। क्या चीजें बदलेगी, क्या डिफरेंसेस हैं? यस, इसके लिए फाइनेंशियल ईयर एंड कौन सा होगा, 31 मार्च ऑफ द ये 2021 में खुली है, तो फॉलोइंग ईयर कौन सा हुआ, 22। एंड इसलिए मेरे बाय फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 2021 2022। 2 दिन के डिफरेंस से फाइनेंशियल ईयर देखो बदला है आपके सामने। तो दिस इज समथिंग दैट आई रियली रियली वांटेड टू टॉक अबाउट। मैं चाहता था कि मैं आपसे ये थोड़ी सी बात करूं, स्पेशली आप नोटिस करना चाहते हो तो आप ये 2 केसेस को नोट करो। ये 2 केसेस ऐसे हैं जहां पर डिफरेंस आ गया है ना, तो ये 2 केसेस ऐसे हैं जहां जबरदस्त डिफरेंस आ गया है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर कोई भी कंपनी के लिए कौन सा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा रेलेवेंट होता है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट, थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है कि कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, और इसीलिए ही मैं आपको चाहता था कि आप थोड़ा सा फोकस करें। ठीक है, होप कुछ कुछ आपको समझा होगा। एक छोटी सी बात, जिसको कुछ भी नहीं समझा उसके लिए, मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको कुछ भी नहीं समझा, होता है यार, हम हर बच्चे को केटर कर सकते हैं। एकदम भंड बच्चा बैठा है कोई, किसको अभी तक कुछ नहीं समझा, पता नहीं क्या बोल रहे हो सर आप, वैसे तो आपको अपनी भी मेहनत करनी पड़ती है, मैं जो बोल रहा हूँ उसके बाद पेन पेपर लेके बैठोगे तो समझ में आएगा। जिसको कुछ भी नहीं समझा, बस मैं इतना बोलना चाहता हूं मेरे भाइयों, जब भी कोई कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च होगी, यहां थोड़ा सा हम लोगों को कॉशन रखना है, यहां थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बार लास्ट बार बताता हूं,
अगर कोई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट 31 मार्च 2020 है तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर एंड अगले साल का 31 मार्च है, दैट मीन्स 2021। दैट मीन्स इसका फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल 2021 से लेकर 1 अप्रैल इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 2021। तो यस, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 इसका फाइनेंशियल ईयर होगा। सो यू नीड टू बी अ लिटिल मोर कॉन्शियस। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होगी। ओके, सो फाइनेंशियल ईयर देख लीजिए। तो ऐसे केस में बस थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहना, ठीक है। वरना ये थोड़ा क्वेश्चन वाला समय रहेगा। कौन सी ये क्वेश्चन वाली डेट्स आपको क्लियर हो गई क्या? ये क्वेश्चन वाली डेट्स ये हैं, और नॉर्मल डेट्स जहाँ पे टेंशन की कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल डेट्स होती है वो कौन सी होती है? नॉर्मल डेट्स कौन सी होती है? अरे भाई 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उसके लिए फाइनेंशियल ईयर एंड कौन सा होता है? आने वाला, कल नहीं, आने वाला 31 मार्च, आने वाला जो नज़दीक 31 मार्च होगा, है ना। तो अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, फिर से सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 24 अक्टूबर 2020, तो आने वाला 31 मार्च कौन सा है? 31 मार्च 2021। मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। बहुत इजी। तो मेरे भाइयों, अगर तुम्हें डर लग रहा है ना, मैं कह रहा हूं तुम खुश रहो, क्योंकि जमाना तो इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, उनने तो सोचा ही नहीं इसके बारे में। तो चिक्कर ये है मेरे भाई कि फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन अच्छे से मालूम होगी तो हम लोग थोड़ा कॉन्शियसली काम कर पाएंगे, हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे कि एजीएम के प्रावधान कैसे होंगे, है ना। तो एक काम करो, आप छोटी सी ब्रेक लो। मैं आपको ना एक टास्क देता हूँ ब्रेक के पहले, और उसके बाद तुरंत हम लोग 96 शुरू करते हैं। तो आपके लिए टास्क क्या है? आपके लिए एक टास्क है, आपको मैं 4 डेट्स दे रहा हूं, ठीक है। 4 कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डेट्स दे रहा हूं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के मैं आपको 4 केसेस दे देता हूं, आप उसके बारे में रफ में आप निकाल के देखिए। देयर आर 4 केसेस। तो आप ये 4 केसेस में मुझे बताइए कि फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, और वो 4 डेट्स कौन सी है। देखो, आपके साथ मेरे को मजाक करने का कोई मूड नहीं है, मैं कोई सिंपल केसेस नहीं दूंगा, मैं सारे टेक्निकल और ठाले गंदे गंदे केस बना के दे रहा हूँ। सो कंपनी इनकॉर्पोरेशन की डेट है 31 दिसंबर 2020, 1 जनवरी 2021, 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021। आप मुझे बताओगे इसके फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना इसके बाद, और आप ये पहले अपना ये टास्क कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, वीडियो क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं। वीडियो क्लासेस में सबसे बड़ा खेल होता है डिसिप्लिन का। तो जितना आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा काम रहेगा। हम लोग ना, हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं ना, हम लोग के फ्रेंड्स में जो बिजनेस में ना, वो सारे फ्रेंड्स में ये बात होती है, भाई जो खुद का बिजनेस कर रहा होता है ना, उसमें खुद का मोटिवेशन कितना है, खुद का कंट्रोल कितना है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि यहाँ पे आपका कोई बॉस आपको चिल्लाने के लिए नहीं बैठा हुआ है, और उसको किसी को पड़ी नहीं है आपके बर्बाद होने से। तो जितना डिसिप्लिन आपके अंदर रहेगा उतना अच्छा आप लोग काम कर पाएंगे, जितना नहीं रहेगा उतना आप लोग लाइफ में, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूँ अभी एक ब्रेक।
आप यहाँ पर करेंगे वीडियो पॉज, ठीक है। तो मेरे भाइयों यहाँ पे वीडियो पॉज करो, भाई बहन भाभी सब 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 वीडियो पॉज करो, रफ कॉपी उठाओ, मुझे बताओ कि ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, फिर हम लोग शुरू करते हैं 96 पढ़ना। पॉज करो लेकिन टेक योर टाइम, 15 मिनट का टाइम लो, रफ वर्क करो, अच्छे से करो, कोई कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। जल्दबाजी से अगर सीएस हो रहे होते तो मैं जल्दबाजी में ही करवा देता काम, जल्दबाजी से कोई पास नहीं होता, आराम से करो, टेक अ ब्रेक। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स बिगिन विथ सेक्शन 96। हम लोग शुरू कर लेते हैं सेक्शन 96 और हम बात कर रहे हैं AGMs की। एज वी ऑलवेज गो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द बेयर एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 में गवर्नमेंट का जो बेयर एक्ट है, जो सरकार ने कानून बनाया है, उसमें क्या लिखा हुआ है सबसे पहले तो हम लोग उसे रीड करेंगे सो दैट वी ऑल आर ऑन द सेम पेज। तो आप लोगों के रेगुलर नोट्स में पेज नंबर 2 में आप लोग सेक्शन 96 का बेयर एक्ट देख पाओगे या बेयर प्रोविजंस देख पाओगे। So let's start reading this. So second, yeah. So let's get started. Let's start reading this. So just focus. Every company, section 96 very clearly provides every company other than 1% company, 1% company को छोड़कर जितनी भी कंपनियां होगी वो सारी, every company other than 1% company shall, every company other than 1% company shall in each year hold, in addition to any other meetings, a general meeting as its AGM। हिंदुस्तान में हर कंपनी को, 1% कंपनी को छोड़कर हर कंपनी को कम से कम साल में एक मीटिंग लेनी होगी जिसको एज AGM, कम से कम एक AGM एक साल में हर कंपनी को हिंदुस्तान में लेनी होगी। एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी शैल होल्ड one meeting, one general meeting as its annual general meeting, and shall specify the meeting as such in the notices calling it, and not more than 15 months shall elapse between the date of one AGM and that of the next। Section 96 subsection 1 very clearly provides that हिंदुस्तान में हर कंपनी 1% कंपनी को छोड़कर कम से कम एक जनरल मीटिंग एज एनुअल जनरल मीटिंग लेगी ही लेगी। जब जब AGM का नोटिस भेजा जाएगा तो नोटिस में बहुत स्पेसिफिकली लिखा जाएगा कि ये AGM का नोटिस है, ताकि मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को ये क्लियरली पता चल सके कि ये AGM एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जा रही है जिनका उनको नोटिस मिलेगा। फर्दर, दो AGMs के बीच मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है? द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव AGMs could be maximum 15 months। इसका मतलब बहुत क्लीन, एक AGM होने के बाद अगली AGM विद इन 15 months हो जानी चाहिए। 15 महीने से ज्यादा का गैप दो AGMs के बीच में नहीं आना चाहिए। वेरी प्लेन, वेरी सिंपल। We will go to the notes, we will write down few things, but at this moment let us first of all read what is provided for in subsection 1 so that we are all on same page and eventually we will analyze it, we will do a lot of things। चलो आगे रीड करते हैं। प्रोवाइडेड दैट, अच्छा आपके लाइफ में अगर फर्स्ट टाइम प्रोवाइडेड दैट आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि जब जब ये लैंग्वेज आपके सामने आएगी प्रोवाइडेड दैट, इसका एक ही मतलब होगा, whenever you see this expression provided that, it only means that it is a provision। तो प्रोवाइडेड दैट का मतलब है दिस इज अ प्रोविजन टू सेक्शन 96 सबसेक्शन 1। सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 का एक प्रोविजन है जो भी आप देख रहे हैं। सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 का ये है फर्स्ट प्रोविजन। इसके नीचे आपको एक और चीज दिख रही होगी प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये है सेकंड प्रोविजन, और प्रोवाइडेड ऑल्सो ये है थर्ड प्रोविजन। तो सब सेक्शन 1 से रिलेटेड तीन प्रावधान, तीन प्रोविजंस आपको दिख रहे हैं, इसी को प्रोविजन बोला जाता है। तो लेट अस चेक आउट व्हाट इज द फर्स्ट प्रोविजन। ओके, सब सेक्शन 1 का प्रोविजन, प्रोवाइडेड दैट in case of the first AGM it shall be held, again the word shall be held has to be constituted, it's a mandate of law, so it shall be held within how many days? Within the period of 9 months from the date of closing of first financial year। इसका मतलब जो फर्स्ट AGM होगी वो
कंपनी के फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड के 9 मंथ्स में लेनी पड़ेगी आपको. You will have to convene and call the meeting within 9 months of the closing of the financial year end. फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उसके 9 महीने के अंदर फर्स्ट एजीएम लेनी कंपलसरी होती है. फर्दर and in other cases within the period of 6 months from the date of closing of the financial year. This only means कि जो subsequent meetings होगी, subsequent AGMs होगी, जैसे कि second AGM, third AGM, fourth AGM, fifth AGM, sixth AGM, ये जितनी भी AGMs होगी, ये सारी AGMs within 6 months of the closing of the financial year होगी. Okay. Let me just highlight the crucial part for all of us. In the case of first AGM, it shall be held within how many months? Within the period of 9 months from the date of closing of the first financial year. इसीलिए first financial year काफी crucial है. Now probably you will understand कि हमने financial year की definition क्यों पढ़ी. देखो यहाँ financial year word use हुआ है और financial year का मतलब वो होगा जो Companies Act Section 2 Clause 41 में mention किया हुआ होगा. Okay. Further, और जो subsequent meetings होगी, that is in any other cases within the period of 6 months from the date of closing of the financial year. तो बाकी सारे cases में closing of the financial year के 6 महीने के अंदर meeting होनी चाहिए. Alright. So आ जाओ next provision देखते हैं. Provided further that if the company holds its first AGM as aforesaid, it shall not be necessary for the company to hold AGM in the year of its incorporation. Very crucial. इसका मतलब अगर ये जो ऊपर प्रावधान दिया हुआ है इसके हिसाब से अगर कंपनी AGM लेती है तो उसको जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है उस ईयर में AGM लेने की जरूरत नहीं है. आप बोल रहे हो कि सर क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? मैं आपको बस थोड़ा समझाने के लिए ये बता दूं कि ऊपर सबसे ऊपर सबसेक्शन में लिखा था कि हर कंपनी को हर एक साल शैल इन ईच ईयर होल्ड अ जनरल मीटिंग एज एजीएम. तो उन्होंने यही बोला है कि हर कंपनी को हर साल कम से कम एक एजीएम लेना ही है. सबसेक्शन 2 में क्या बोल दिया? द फर्स्ट एजीएम शैल बी हेल्ड विद इन 9 months ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड. So within 9 months of the closing of the financial year end. तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड से 9 महीने के अंदर में आपको मीटिंग लेनी है. बाकी सारे केसेस में मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 9, 10 जितनी भी एजीएम्स होगी वो क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर लेनी है. तो ये जो सेकंड प्रोविजन है, ये सेकंड प्रोविजन में बोल रहा है कि अरे यार अगर आप फर्स्ट प्रोविजन के हिसाब से मीटिंग ले लेते हो ना तो ईयर ऑफ द इनकॉर्पोरेशन में मीटिंग लेने की दरकार नहीं होगी. ओके. अब देखो धीरे धीरे करके फाइनेंशियल ईयर का रेलेवेंस अब आपको समझ में आता जाएगा. आ जाओ करते हैं, इसको डिकोड करते हैं. वी विल गेट इनटू द हाइपोथेटिकल, वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड. लिखते हैं प्रोविजंस को, फिर हाइपोथेटिकल लिखते हैं. इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज. टू बी प्रिसाइज, रेगुलर क्लास में जब फिजिकल क्लास होती है तो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन और सबसेक्शन 1 में खत्म हो जाते 2-2.5 घंटे. तो इट्स वेरी नॉर्मल. बट वीडियोज में बिकॉज बीच बीच में आप लोग डाउट्स नहीं पूछ रहे होते इसीलिए काफ़ी कम समय लगता है कंपैरेटिवली. बट आपको डाउट्स आएंगे इसमें और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो क्लियर होते जाएंगे. लिखते हैं इसको, डोंट वरी. चलो. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द ROC may. So here the expression may is used, so ROC has a discretion. The ROC may, the registrar may, for any special reason recorded, extend the time within which any AGM other than first AGM shall be held by the period of not exceeding 3 months. इसका मतलब आपको ROC एक्सटेंशन दे सकता है कोई स्पेशल रीजंस की वजह से दे सकता है. ROC का डिस्क्रिप्शन है. ROC चाहे तो आपको दे सकता है. ROC कोई स्पेशल रीजन की वजह से आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकता है. Now that is what is written in subsection 1. तो आ जाओ एक काम करते हैं, सबसेक्शन 1 को डिकोड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, हमारा फोकस किस पे है? सिर्फ और सिर्फ सबसेक्शन 1 पर. प्लीज डोंट जंप द गन, पेशेंस रखो.
अभी हमारा फोकस जो है वो है सबसेक्शन 1 पर। सबसेक्शन 1 को पहले पेलते हैं और उसके बाद धीरे धीरे सबसेक्शन 2 पे जाएंगे, बट सबसेक्शन 1 के बहुत सारे हाइपोथेटिकल्स लेंगे, फिर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट 100% इंपॉर्टेंट होगा। इन मेनी एग्जामिनेशन सबसेक्शन 1 के ऊपर ही केस लॉ बना बना के पूछे हुए हैं। सो सर इज इट इंपॉर्टेंट? येस 100%, ये बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 फंडामेंटली क्या बात करता है? सेक्शन 91 सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 फंडामेंटली बात करता है एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी शैल होल्ड इन ईच ईयर 1 एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो हर कंपनी को हिंदुस्तान में 1% कंपनी को छोड़कर हिंदुस्तान की हर कंपनी को हर साल में कम से कम एक एजीएम तो लेनी ही पड़ेगी, है ना। सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है? एवरी कंपनी शैल विद इन 9 months ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर शैल होल्ड द फर्स्ट एजीएम। Further, subsequent meeting shall be held within 6 months of the closing of the financial year every year. Maximum gap between two AGMs cannot exceed 15 months. ठीक है, तो फंडामेंटली क्या क्या बात बोली हुई है, मैं एक काम करता हूँ सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 को यहाँ थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपके साथ लिखने की कोशिश करता हूँ और फिर एक दो हाइपोथेटिकल्स देखते हैं, ऑर्डर समझते हैं, देखते हैं नॉन कंप्लायंस कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कुछ कुछ केसेस बनाएंगे हम लोग। बट सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 पे आ जाओ, 2 मिनट के लिए फोकस करते हैं। सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 फोकस करते हैं, फोकस प्लीज। सेक्शन 96 सब सेक्शन 1। सो इन इंडिया एवरी कंपनी other than a 1% company shall hold every year। ठीक है, एवरी ईयर मीटिंग लेने को बोला है, इसी वजह से एक प्रावधान ने जन्म भी लिया है, जो आपने प्रोवाइडेड फर्दर दैट वाला प्रावधान देखा वो इसी की वजह से जन्म ले रहा है, क्योंकि लॉ में मैंडेट दे दिया ना, सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 में मैंडेट आ गया कि हर साल एक एजीएम तो लेनी ही है। फिर क्या बात बोली? मैक्सिमम गैप बिटवीन टू consecutive AGMs मैक्सिमम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एजीएम्स कितनी होगी? 15 मंथ्स। मैक्सिमम दो एजीएम्स के बीच का मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 महीने, उससे ज्यादा नहीं। आपको 15 महीने के अंदर दूसरी एजीएम ले लेनी चाहिए। उसके बाद आती है सबसे रेलेवेंट बात, फर्स्ट एजीएम कब लेनी होगी? फोकस, फर्स्ट एजीएम कब लेनी होगी? बोला गया है कि द फर्स्ट एजीएम शैल बी हेल्ड within 9 months of the closing of the financial year in which company is incorporated. Within 9 months of the closing of the financial year in which the company is incorporated. कंपनी कंपनी जो फाइनेंशियल ईयर के लिए, कंपनी जिस साल इनकॉर्पोरेट हुई है उसके लिए जो फाइनेंशियल ईयर होगा, उस फाइनेंशियल ईयर एंड से विद इन 9 months आपको फर्स्ट एजीएम लेनी पड़ेगी। होप दैट्स मेकिंग सम सेंस। थोड़ा सा तो क्लैरिटी आप लोगों को जरूर मिल रहा होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, सेक्शन 96 सब सेक्शन 1, एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी शैल होल्ड एजीएम एवरी ईयर फॉर द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एजीएम्स। मैक्सिमम कितनी गैप हो सकती है? 15 महीने। फॉर द फर्स्ट एजीएम कब लेनी पड़ेगी? विद इन 9 months ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। व्हाट अबाउट द सब्सिक्वेंट मीटिंग्स? सब्सिक्वेंट मीटिंग्स का मतलब सेकंड एजीएम, थर्ड एजीएम, फोर्थ एजीएम, फिफ्थ एजीएम, आने वाली जो बात की एजीएम्स होगी वो कब हो सकती है? So, if we talk about the subsequent AGMs, within 6 months of the closing of the financial year every year. That's what has been provided for
in subsection 1. Apart from that ROC clause, I have written down everything and I will come to what ROC clause has. वो जो ROC वाला clause है उस पर भी आता हूँ, लेकिन 2 मिनट के लिए आप फोकस करो. देख यार, पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, मैक्सिमम गैप 2 कॉन्सिक्यूटिव एजीएम के बीच में कितनी हो सकती है? 15 महीने. फर्स्ट एजीएम कितने दिन में लेनी पड़ेगी? विद इन 9 months of the closing of the financial year in which the company has been incorporated. What about the subsequent AGM? Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, ये वाली जो मीटिंग है कब लेनी पड़ेगी? Within 6 months of the closing of the financial years. मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे भाई, एक बार बेचारी एक बच्ची कहती है सर सब्सिक्वेंट एजीएम का मतलब क्या होता है? मैंने कहा भाई सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है यार. अब बचपन में हमको भी, मेरे को तो कोरम और प्रॉक्सी नहीं समझता था. मुझे लगता कोरम और प्रॉक्सी मुझे एक ही लगता था बचपन में. मतलब जब मैं एग्जीक्यूटिव में था तो मेरे लिए लॉ बैकग्राउंड था नहीं मेरा भी, तो मुझे भी दिक्कत जाती थी. और शुरू में दिक्कत जाती है. इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट. अकेले बैठ के कुड़कुड़ मत करते रहना, अकेले बैठ के रोने की कोई जरूरत नहीं. पर दुनिया को डाउट आता है. मुझे तो सबसे ज्यादा डाउट आते थे. मेरे को तो बहुत सारे डाउट्स ऐसे ऐसे भी आते थे, स्पेसिफिकली शेयर मार्केट से. जो सिक्योरिटीज लॉज आप पढ़ोगे फ्यूचर में या कैपिटल मार्केट्स पढ़ोगे, मुझे तो कोई चीज को डिकोड करने में अकेले, क्योंकि मैं अकेले करते बैठा, मेरे को सवाल मैंने ज्यादा पूछने नहीं होते थे किसी को, तो मुझे तो इतना टाइम लगता था डिकोड करने में. बट हाँ, वो पर्सनल लर्निंग होती है उसका, फिर उसकी लॉजिक जबरदस्त होती है. एनीवे, Section 96 subsection 1, every company other than 1% company shall hold AGM every year for the maximum gap 2 AGM के बीच कितना हो सकता है? 15 months. First AGM कब करनी पड़ेगी? Within closing of the financial, within 9 months of the closing of the financial year in which the company has been incorporated. मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो मेरे भाई. गलती करने का नंबर 1 चांस कहां बनता है मालूम है? कंपनी जिस डेट पे इनकॉर्पोरेट हुई है ना, उस डेट से लेकर 9 months नहीं बोला, जो कंपनी जिस डेट पे इनकॉर्पोरेट हुई है वो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना, वो फाइनेंशियल ईयर एंड के 9 महीने के अंदर में फर्स्ट एजीएम लेनी है. तो मैंने ये नहीं बोला है कि विद इन 9 months ऑफ द इनकॉर्पोरेशन डेट, मैंने बोला है कि विद इन 9 months ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, या जिस जो भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होगा उससे विद इन 9 months, है ना. एक छोटा सा क्लॉज, एक काम करते हैं हम लोग, आरओसी वाला भी लिख देते हैं और फिर हम छोटी छोटी चीजों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे. लेट मी सी वेयर वी कैन क्रिएट सम स्पेस फॉर अस. थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूं मैं यहां पर आपके लिए. तो ये 1% कंपनीज को नहीं करना होता है, इसके लिए मैं वहां पर उसको लिख देता हूं. सब सेक्शन 1 के बुलेट्स आपके सामने लिखे हुए हैं. फर्स्ट सब सेक्शन 1 को हम पूरी तरह से यहाँ डिकोड करने वाले हैं. एक और जो क्लॉज लिखा हुआ है, सर क्या एजीएम्स के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है? मतलब ये जो 9 महीने का, ये जो 6 महीने का समय दिया हुआ है, क्या एक्सटेंशन वगैरह पॉसिबल है क्या? तो एक्सटेंशन मिल सकता है क्या? सो आरओसी मे गिव द एक्सटेंशन. व्हाट इज द कोड वर्ड, व्हाट इज द क्रूशियल वर्ड हियर? द क्रूशियल वर्ड इज मे. मे का मतलब होता है आरओसी की मर्जी है, आरओसी की डिस्क्रिशन है. और वो भी पता है क्या लिखा है? फॉर स्पेशल रीजंस रिकॉर्डेड. तो भाई ऐसा नहीं होगा कि अरे आज मूड नहीं लग रहा है यार, इस 3 महीने में ना हमारे पंडित जी बोल रहे हैं कि मुहूर्त बराबर नहीं है. तो स्पेशल रीजन का मतलब होता है कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, कोविड का समय आ गया है, कश्मीर में फ्लड्स हो गए थे, तो एक्सटेंशन मिला है ना. तो स्पेशल रीजंस का मतलब होता है स्पेशल रीजंस. वो भी आरओसी चाहे तो दे सकता है, कंप्लीटली आरओसी की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है. अच्छा, मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन मिलेगा? मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिल सकता है? मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिलेगा? मैक्सिमम आपको 3 और महीने का समय मिल सकता है, ये पॉसिबल है. ओके, थोड़ी सी स्पेस और क्रिएट हो गई है, तो मैं इसको नीचे ले जाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. मैं इसको नीचे लिख देता हूं ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें. गिव मी अ मोमेंट प्लीज. या एक्सटेंशन में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिल सकता है बोलो? आरओसी ने अगर आपको एजीएम लेने के लिए एडिशनल टाइम दिया तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिलेगा?
मैक्सिमम मिल सकता है 3 महीने का, उससे ज्यादा और नहीं खींचेगा। उसमें भी की नोट आपको लेना पड़ेगा, जो फर्स्ट एजीएम होगी, फर्स्ट एजीएम के लिए एक्सटेंशन नॉट पॉसिबल। जो फर्स्ट एजीएम होगी उसके लिए आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि अगर आप नोट करोगे ना तो फर्स्ट एजीएम तो ऑलरेडी आपको 9 महीना मिल रहा है ना, बाकी सब केसेस में देखो 6 महीना मिलता है। तो फर्स्ट एजीएम के केस में आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता। अगर हम फर्स्ट एजीएम की बात करें तो फर्स्ट एजीएम में आप लोगों को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। जस्ट टेक केयर ऑफ इट, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि फर्स्ट एजीएम के लिए एक्सटेंशन आपको नहीं मिलता है। नाउ सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 फंडामेंटली क्या क्या बोलता है, जो मैं जल्दी से मैं बुलेट पर आ रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, बस सब सिर्फ इधर फोकस करो। सेक्शन 96 सब सेक्शन 1, एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी शैल होल्ड एजीएम एवरी ईयर। फर्दर मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 एजीएम्स 15 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। फर्दर first AGM of the company shall be held within 9 months of the closing of the financial year of the company। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होगी, उस इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा वो फाइनेंशियल ईयर एंड के 9 महीने के अंदर फर्स्ट एजीएम लेनी है। सब्सिक्वेंट मीटिंग्स कब लेनी है, विद इन 6 months ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, क्या एजीएम लेने के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है? यस, मिल सकता है। कौन देगा एक्सटेंशन? आरओसी। कंपलसरी है कि आरओसी देगा ही नहीं, आरओसी की डिस्क्रिप्शन है, आरओसी चाहे तो दे सकता है, वो भी कुछ खास वजह से, कोई स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड हुए होंगे उसके लिए। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिलेगा? 50 साल, 30 साल, 20 साल, सिर्फ 3 महीने। फर्स्ट एजीएम को एक्सटेंशन मिलता है? नो। Now that's about it. That's about section 96 subsection 1. Now what we will do is we will try and we will decode subsection 1 with the help of certain case examples. कुछ केस एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ हाइपोथेटिकल्स देखते हैं, क्योंकि टू अ ग्रेट एक्सटेंट अगर हाइपोथेटिकल्स नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगी, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट सम हाइपोथेटिकल्स। आ जाओ, लेट्स बिगिन विद द हाइपोथेटिकल्स रिलेटेड टू सबसेक्शन 1। अब हम लोग कुछ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेंगे और चेक करते हैं कि क्या हम लोग उसको डिकोड कर पा रहे हैं क्या। मैं ना जबरदस्ती चीजें आसान करने की कोशिश नहीं करूंगा, जैसी है वैसी है, मैं सही चीज बताने की कोशिश करूंगा। अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स है, जो अगर लॉ में कुछ लिखा हुआ है तो वो वैसा का वैसे ही होगा, ठीक है। हम चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉ को सिंपल नहीं कर सकते है ना। हम लॉ को समझना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन जो लॉ है वो तो फॉलो करना पड़ेगा। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 वेदर आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस सेक्शन इज ऑल राइट और नॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो आ जाओ। सो एक काम करते हैं, क्लैरिटी के लिए कुछ केसेस देख लेते हैं। यार एक्चुअली पता है केस लॉ क्या करते रहते हैं सब जन, यही केसेस है भाई। एग्जाम में जो केसेस आते हैं वो हाइपोथेटिकल केसेस ही होते हैं, और वो हाइपोथेटिकल केसेस कोई एक क्लास में केस समझना, कोई एक क्लास में केस पढ़ के पास नहीं होता। जब जब जो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में तब वो केसेस पढ़ते रहना चाहिए। आ जाओ। सो अब हम एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे एक डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अब कुछ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक सर्टेन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस। आई विश आई न्यू योर बर्थ डेट्स। काश मुझे आप लोगों की बर्थ डेट मालूम होती, क्योंकि मेरे लिए बर्थ डेट अगर मुझे मालूम चल जाए मेरे लिए चीज़ें इतनी आसान हो जाती है, मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या होता है ना, एनीवे लेट मी नॉट गो देयर। तो कुछ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेते हैं। सो एक केस हम लोग ये डेट का ले लेंगे, एक केस ले लेते हैं, चलो मार्च और जनवरी वाले बाद में देखते हैं केसेस। एक केस ले लेते हैं अगस्त का, एक केस ले लेते हैं अप्रैल का, और एक और केस ले लेते हैं कोई आसपास की कोई डेट उठा लेते हैं, या तो लेट्स एक सितंबर की डेट ले लेते हैं। आ जाओ सितंबर, हमने
और अप्रैल मई जून, चले एक जून की ले लेते हैं, लेट्स टेक 24 जून 2020। हमने 4 डेट्स ले ली हैं और ये 4 डेट्स हैं इनकॉर्पोरेशन डेट्स, ठीक है। तो अभी हमारा टास्क ये है कि हम ये समझना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 फर्स्ट एजीएम कब लेनी चाहिए। तो फंडामेंटली वी आर विलिंग टू अराइव एट व्हाट सॉल्यूशन, हमें चाहिए ड्यू डेट। तो ये सारी जो डेट्स हैं, अगर कंपनी इस तारीख को इनकॉर्पोरेट होती है तो एजीएम लेने की ड्यू डेट क्या होगी, हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट शैल बी द ड्यू डेट, हम लोग ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपके सामने कुछ सवाल भी रखूंगा ताकि आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग भी चेक कर सके, ठीक है। आप भी अपनी तरफ से कोशिश करना, फिर साथ में मिलके भी करेंगे, ठीक है। सो हमारा फंडामेंटल मकसद है कि ये सारे जो भी केसेस हम लोग यहाँ करेंगे, ये सारे केसेस में हम लोग का जो एजेंडा है वो यही है कि हम लोग ड्यू डेट निकाल पाएं। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि कौन सी कंपनी सही जा रही है, कौन सी कंपनी गलत जा रही है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मान लो अगर एक्चुअल डेट भी मैं आपके सामने शेयर कर दूं तो आप मुझे, ये आपके लिए फंडामेंटली सवाल होने वाला है, आप मुझे बताएंगे कि कंपनी ने जो एक्चुअल डेट्स पे एजीएम ली है, क्या वो कंपनियों ने जो डेट्स पे मीटिंग ली है क्या वो सही है या नहीं। तो ये है आपके लिए सवाल, ठीक है। तो मैं यहां पर एक्चुअल डेट्स लिख दूंगा कि ये कंपनी ने ये तारीख पे इनकॉर्पोरेट हुई और वो एक्चुअल डेट पे मीटिंग ले ली, तो आप बताना सही गलत, ठीक है। तो पहले आप अपने इससे करके देखो, फिर साथ में करते, बहुत मजा आएगी इसमें। चलो आ जाओ। सो मान लो ये कंपनी ने मीटिंग ले ली दस सितंबर 2021, 16 अगस्त 2021, 30 सितंबर 2021, और ये केस में भी 30 जुलाई 2021। आ जाओ, लेट्स टेस्ट योर नॉलेज ऑल्सो, ठीक है। तो ये है आपके लिए सवाल, मैं आपको उलझा नहीं रहा हूं, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूं। अगर आप गलत होने वाले हो तो अभी गलत हो जाओ ना, अगर आपको गलत होना ही है तो मेरे साथ साथ पढ़ते पढ़ते गलत हो जाओ, मिलके चीजों को ठीक करेंगे। अगर आप एग्जाम में गलत हो गए तो दूसरा अटेम्प्ट मारोगे फिर, है ना। तो बच्चे पूछते हैं सर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, 5 अटेम्प्ट की मेहनत एक अटेम्प्ट में लगा लोगे तो एक अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। जो लोग पहली बार मजाक करते हैं वो दूसरी तीसरी चौथी बार तक भी मजाक ही करते रहते हैं। तो एक अटेम्प्ट की मतलब 3-4 अटेम्प्ट की मेहनत एक अटेम्प्ट में करोगे तब जाके फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, वरना फिर करते जाओ करते जाओ। तो ये मैंने आपके लिए सवाल रखे हैं। तो सबसे पहले तो आप चाहते हो तो आप टेस्ट कर लो खुद को, मुझे आप अपने पास नोट कर लो कि आपको क्या लगता है कि क्या ये डेट्स पे अगर मीटिंग ली गई तो कंपनी ने जो किया है वो सही है या गलत, वेदर द कंपनी इज इन कंप्लायंस और नॉट, ठीक है। आप पॉज तो कर ही सकते हो, पॉज कर लो और अपने पास रफ पेज में लिख दो कि अकॉर्डिंग टू यू फर्स्ट केस में सब कुछ ठीक है क्या, सेकंड में सब कुछ ठीक है क्या, थर्ड में सब कुछ ठीक है क्या, फोर्थ में सब कुछ ठीक है क्या। तो ये है कंपनी इनकॉर्पोरेशन की डेट और कंपनी ने एजीएम ले ली है। अगर कंपनी ने एक्चुअल ये डेट्स पे एजीएम ली है तो क्या कंपनी ने लॉ का कंप्लायंस किया। अगर कंपनी ने एजीएम ये तारीखों पे ले ली है तो क्या कंपनी ने लॉ का कंप्लायंस किया या नहीं।
चेक कर लो अपने आप को, आपको तो सबको पता ही है कि सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 के हिसाब से द फर्स्ट एजीएम ऑफ द कंपनी शैल बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने के अंदर में मीटिंग होनी चाहिए, तो आपको पता ही है। आप रजिस्टर उठाओ, पेन उठाओ, पेपर उठाओ, करो कैलकुलेशन और बताओ कि सही है कि गलत, सही है कि गलत, सही है कि गलत, सही है कि गलत, और अपने पास आंसर्स लिख लो। ठीक है, पॉज कर लो यहाँ पे और फिर मैं आपको मेरा तरीका बताता हूँ आगे जाने का। ठीक है, तो आई अज्यूम कि आपने पॉज किया होगा, आपने अपने भी तरफ से कुछ किया होगा काम, है ना। तेरे नाम पिक्चर तो हम बना रही हैं, मैं सलमान खान, आप भूमिका चावला, और मैं अकेला अगर प्यार करता रहूँगा, आप वहाँ पे आपकी तरफ से कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं जाऊँगा पागल खाने और आप लोग जाओगे दूसरा कोई कोर्स करने। तो प्यार दो तरफा होना चाहिए, एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो, ये शाहरुख खान नए दिल मुश्किल में बोलते हैं, उसी वजह से आधा हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। हमारे भी बचपन में गलती क्या हुई, हम यही सब पिक्चर देख के बड़े हुए, हमको लगा कि ऐसा ही होता है, हमने बचपन से ये पिक्चर देख ली। तो मेरे भाई दोनों थोड़ा थोड़ा तो बोथ पीपल हैव टू क्रॉस द ब्रिज ना, थोड़ा थोड़ा तो दोनों को करना पड़ेगा, एक तरफ से बहुत हाथ पैर मार के कुछ होता नहीं है। तजुर्बा बता रहा हूँ, अभी तुम सामने हो नहीं तो मैं कुछ बताता तुम्हें, तो तुमको भी मेहनत करनी है। शुरू करते हैं। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट डाउन द फाइनेंशियल ईयर, we will write down the financial year end, we will write down the provision, we will write down the due date, and we will see whether these companies are all right or not. ठीक है, तो let's follow the process. So सबसे पहले तो ये सारी कंपनीज के लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा भाई। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में हमने देखा था कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब द पीरियड एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ द ईयर, है ना। इसका मतलब ये तो बहुत सिंपल मामले हैं, आपको तो पता ही है, इसमें से कोई भी स्पेशल मामला दिख नहीं रहा है, तो कोई टेंशन का मामला है ही नहीं। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 2021, 2020 से लेकर 2021 फाइनेंशियल ईयर एकदम क्लियर है ना। तो मुझे नहीं लगता यहाँ किस आप में से किसी को भी इस टाइप का कोई डाउट जा रहा होगा। मैं थोड़ा सा आपके लिए टेबल भी बना लेता हूँ सो दैट थिंग्स गेट अ लिटिल मोर कंफर्टेबल फॉर अस। सो ओके, सो दिस इज द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ हम लोग लिख देंगे फाइनेंशियल ईयर एंड, यहाँ हम लोग लिख देंगे प्रावधान, यहाँ हम लोग लिख देंगे ड्यू डेट, और एक्चुअल डेट्स में कंपनी ने कौन सी तारीख को लिए वो तो हम लिख ही चुके हैं। एंड फिर हम लोग टेस्ट कर लेंगे कि क्या जो कंपनियों ने किया है वो सही है कि नहीं। ओके, थोड़ा मेहनत मजदूरी वाला काम करवा रहा हूँ मुझे मालूम है, लेकिन पता है क्या, रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा मेहनत मजदूरी चाहिए होती है भाई। वो भी कंपनी लॉ में तो कोई कोताही बरती जा ही नहीं सकती, ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट प्ले विद कंपनी लॉ। इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट वन हैज टू पुट इन, तपस्या ही है भाई। और सच बोलूँ तो जब हम लोगों ने भी सीएस किया था तो हमने सब काम छोड़ के ही सीएस किया था, और कुछ ही समय की बात है, 2-2.5 साल है। अपने लाइफ के आने वाले 35 साल को खड़ा करने के लिए 2-3 साल लेट जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरी मेहनत कर लो, पूरी तपस्या कर लो। इट्स व्हाट 500-700 डेज ऑफ योर लाइफ कैन मेक यू नो, आने वाले सालों तक आपकी ये मेहनत फिर आपको काम आती है, और काम करने में मज़ा भी आती है ना जब आपको चीज़ें पता हो तो। चलो एनीवे, मुझे बताओ फाइनेंशियल ईयर ये है तो फाइनेंशियल ईयर एंड क्या हुआ। क्या मैं ऐसा लिखूं कि फाइनेंशियल ईयर एंड है 31 मार्च 21, 31 मार्च 21, 31 मार्च 21, 31 मार्च 21, सभी के लिए उतना ही है, राइट। सो फाइनेंशियल ईयर तो सबका सेम ही है, कोई टेंशन ही नहीं है ये सारे एग्जाम्पल्स में। ये सारे केसेस तो आपके लिए हलवाई हैं, आपको तो सिर्फ बैठ के खाना है, आपकी कोई मेहनत नहीं है इसमें, कोई भी स्पेशल काम नहीं हुआ यहाँ पर, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर एंड भी आपको पता है। अब आपको लॉ का प्रोविजन भी पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से दिखा देता हूँ।
भाई फर्स्ट एजीएम कब लेनी चाहिए, उसका सेक्शन 93 में और सेक्शन 96 में, आई एम सॉरी, सेक्शन 96 का प्रावधान क्या बोलता है फर्स्ट एजीएम के लिए? चेकआउट करो सेक्शन 96। ये देखो, फिर से हाईलाइट करता हूं, आ जाओ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सब सब हटाता हूं, फिर से हाईलाइट करता हूं आपके लिए। क्या लिखा हुआ है देखो, द फर्स्ट एजीएम shall be held within the period of 9 months from the date of closing of the financial year, है ना? तो within 9 months of the first financial year आपको मीटिंग लेके खत्म करनी है, प्लेन सिंपल, within the period of 9 months from the date of closing of the first financial year। इसका मतलब 31 मार्च 2021 के विदिन 9 months of closing of 31 मार्च 2021 मीटिंग होनी चाहिए। अब ये चारों ही केसेस में ड्यू डेट एक ही आएगी, क्योंकि सबका फाइनेंशियल ईयर एंड एक ही डेट पे आ रहा है। इसका मतलब व्हाट इज द ड्यू डेट? 31 दिसंबर 2021। तो हम लोगों को टेक्निकली 31 दिसंबर 2021 तक फर्स्ट एजीएम ले लेनी चाहिए थी। तो क्या हमने 31 दिसंबर 2021 तक फर्स्ट एजीएम ले लिया है? चेक करते हैं भाई, आ जाओ, अरे आ जाओ भाई। क्या 31 दिसंबर 2021 के पहले हमने फर्स्ट एजीएम ले लिया है? हाँ भाई, यहां पे 10 सितंबर ले लिया है। सेकंड केस में भी 16 अगस्त को ही ले लिया है। थर्ड केस में भी 30 सितंबर को ही ले लिया है। फोर्थ केस में भी 30 जुलाई को ही ले लिया है। इसका मतलब जो फर्स्ट एजीएम जिस समय के अंदर, जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमको लेनी चाहिए, हमने चारों केसेस में कंप्लायंस कर लिया लॉ का, कोई टंटा ही नहीं है ना? सो ये तो सारे नॉर्मल केसेस थे, कोई टंटा ही नहीं है। आप बोलो तो कुछ स्पेशल केसेस भी देख लेते हैं, है ना? आ जाओ, एक काम करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में 4 मार्क का ही केस बनता है ऐसा डेट वाला। तो अपन ऐसे सिंपल केसेस में आंसर गलत करके आ जाएंगे, इससे खराब काम कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। सो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपके लिए फिर से लिख लेता हूं, ठीक है? अब आपके लिए मैं सबसे कॉम्प्लेक्स केसेस बनाऊंगा। कॉम्प्लेक्स मतलब 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच वाले। सो मान लो फर्स्ट केस, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2021। सेकेंड केस, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 31 मार्च 2021। थर्ड केस, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है त्योहार के दिन 2021। फोर्थ केस 3 मार्च 2021। ठीक है, तो अगर हम ये 4 स्पेशल केसेस की बात करें तो यार आपको तो पता ही है, 1 जनवरी से 31 मार्च वाली जो इनकॉर्पोरेशन डेट्स हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशल हैं, है ना? तो थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए हमको हल्का सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत मुझे लगता है यहाँ पर। सो आ जाइए, चेक दिस आउट। सबसे पहले तो अब इन कंपनीज के लिए फाइनेंशियल ईयर डिटरमाइन करते हैं, और फिर फाइनेंशियल ईयर एंड डेट डिटरमाइन करेंगे। फिर हम लो का प्रोविजन लिख देंगे,
फिर हम लिख देंगे ड्यू डेट। ओके, सो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर एंड फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च है, इस साल का नहीं है ना, क्योंकि ये 1 जनवरी या 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। इसके लिए जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो कौन सा होगा? पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फाइनेंशियल ईयर डिटरमाइन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 241। आप देखो लेजिट लेजिट पढ़ना चाह रहे हो ना, लेजिट आपको सही में झंडे गाड़ने हैं ना भाई, सेक्शन 241 फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन देखो क्या लिखा था। जो कंपनी 1 जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुई, फॉर देम फाइनेंशियल ईयर इज पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अभी 21 में खुली है तो फॉलोइंग ईयर कौन सा हुआ? 22। खत्म बात, सिंपल तो है। फाइनेंशियल ईयर एंड कौन सा होगा बोलो? 31 मार्च 22। आई रिपीट, फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च पे जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। सो आई बिलीव दैट यू हैव अंडरस्टूड फ्यू थिंग्स, एंड ये जो अंडरस्टैंडिंग है कहां से आ रही है हमारी? सेक्शन 241 फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में से आ रही है क्लैरिटी। फेयर फॉर दिस कंपनी अगेन 31 मार्च 2022। फॉर दिस अगेन फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च ले लो ना, खत्म बात। फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च 2022 इसका फाइनेंशियल ईयर एंड है ना। बड़े कोर्स में आए जैसी फीलिंग आ रही है कि नहीं? 2020 में 2022 की बातें होने लग गई है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्लानिंग कितनी होती होगी कंपनीज में। और सही बता रहा हूँ, जैसे आप कंपनी में काम करने जाओगे प्लानिंग तो करनी पड़ती थी यार। तो इसके लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ मेरे भाइयों? 2021-22, 2021-22 हो गया इसका फाइनेंशियल ईयर। ये तो लॉ है ही नहीं, ये तो बेसिक इंग्लिश है, बेसिक बात कर रहे हैं हम। तो कॉशन इज द वर्ड, डिलिजेंस इज द वर्ड। कितना बारीकी से आप चीजों को देखते हैं, कितना ज्यादा कॉन्शियस होकर आप चीजों को करते हैं, वो मैटर करेगा। कभी कभी जीत इसी में होती है कि हम गलती ना करें। तो यहां गलती अवॉइड कर लो आप, क्योंकि आप यहां गलती कर रहे हो। यहां आपकी गलती हो गई तो टंटा हो जाएगा। तो यू हैव टू अवॉइड द मिस्टेक। इट इज इंपॉर्टेंट दैट you know remove all the sort of mistakes, the human mistakes that are possible here। तो ये human mistake मत करिए आप। यहां देखो फाइनेंशियल ईयर क्या लिखा हुआ है, फोकस करो। फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, दिख रहा है? तो ये हमने सिर्फ डेट्स लिख दी। अब लॉ का प्रावधान क्या है? लॉ का प्रावधान देखो आपके सामने आ गया। लॉ का प्रोविजन क्या है भाई? मीटिंग कब होनी चाहिए? विद इन 9 months of closing of फाइनेंशियल ईयर। तो क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर डेट क्या है? क्लोजिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या है? तो आपके सामने है। इसका मतलब ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 2022। दिस इज द ड्यू डेट। देखो छोटा सा फर्क है। 2020 31 दिसंबर तक भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती तो 21 में मीटिंग हो जाती, लेकिन जहां 2021 1 जनवरी भी आ गया, मीटिंग सीधा 2022 में लेने की दरकार है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर बदल गया और मीटिंग जो है वो विद इन 9 months ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड आपको लेनी पड़ती है ना। तो ये चारों केसेस में जो ड्यू डेट्स है वो थोड़ी सी बदल गई। ठीक है, फिर से मैं एक काम करता हूं,
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक केस ले लेता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए, और आप आराम आराम से देखिए ना वीडियो क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आप बच्चे बोले सर अनलिमिटेड व्यू कर दो, हमने अनलिमिटेड व्यू कर दिए। आप 1500 बार देखो, धीरे धीरे देखो, आप जल्द देखो। जल्दबाजी में ना क्या होता है मतलब मुझे आई डोंट वांट टू गो टू द एग्जांपल्स, बट जल्दबाजी में मत करो, इट डजंट पे ऑफ, ट्रस्ट मी। लॉन्ग रन में जल्दबाजी कभी काम की नहीं है। मरी मरी मत करो, आराम से करो उसको। 4 ड्रैकोनियन केस ड्राफ्ट करता हूं मैं आपके, एकदम डिफिकल्ट केस लॉ ड्राफ्ट करता हूं, ठीक है। सो ये देखो, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 31 दिसंबर 2020, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 21, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 31 मार्च 21, और एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 अप्रैल 21, ठीक है। तो ये मैंने ड्राफ्ट कर लिया आपके लिए। एकदम ड्रैकोनियन केस है ये, मतलब काफी डिफिकल्ट केस है, और वो भी आजू बाजू में रखने की वजह से ना काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने आपके लिए कुछ कुछ केसेस यहां पे लिख दिए। अब अगर ये केसेस को आपको डिकोड करने का मन है, खुद से ट्राई करने का मन है, तो आप करो, पॉज कर लो। अगर आपको खुद से करने का मन है कि सर हम इसकी ड्यू डेट निकाल लेंगे, हमको पता है कि ड्यू डेट कब होगी, तो अगर आपका मन है खुद करने का, पॉज कर लो और बताओ मुझे कि तुम्हारे हिसाब से ड्यू डेट क्या होगी। और अगर टेंशन आ रही है, डर लग रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन आ रही है, क्लास इसलिए तो लगाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना। अगर क्लास लगा के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब भी टेंशन था, तो डर लग रहा है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो भी अच्छी बात है, खुद से ट्राई करने का मन है तो भी अच्छी बात है। टेंशन तब लेना जब चीजें तुम्हारे हाथ में ना हो, जब तक चीजें तुम्हारे हाथ में टेंशन मत लो, है ना। बात सही करता हूं मैं तो, मतलब ध्यान दो मेरी बात पे। एनीवे, तो भाई इसके लिए फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, फिर फाइनेंशियल ईयर एंड या फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग डेट कौन सी होगी, फाइनेंशियल ईयर एंड की डेट कौन सी होगी, फिर लॉ का प्रोविजन क्या है। ये गधा मजूरी ना गधा मजूरी है, लेकिन गधा मजूरी कभी फेल नहीं होती। स्मार्ट वर्क वाट वर्क करो, लेकिन पहले बेसिक कर का मेहनत करने का आदत तो डालो भाई। आपने कभी लाइफ मेहनत ही नहीं की, सीधे स्मार्ट वर्क की बात करो तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम जो कर रहे हो स्मार्ट है कि नहीं है। तो पहले प्रोसीजर तो पता हो ना मतलब क्या चेक होना चाहिए। क्योंकि आप देखो, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो और आपको ये डेट ही निकालना गलत हो रहा है आपसे, ब्लंडर हो जाएगा, मतलब बहुत बेइज्जती हो जाएगा आपका। तो ब्लंडर मत कीजिए आप। आपको जल्दबाजी में काम करने के पैसे मिलने भी नहीं वाले बाद में, सही काम करने के पैसे मिलने वाले हैं, है ना। तो आप जल्दबाजी में मत कीजिए, टेक योर टाइम। मैं यहाँ रुक जाता हूं, आप कर लीजिए, मैं तो करूंगा फिर। तो आप पॉज करना चाहते हो, पॉज करके खुद सॉल्व करना चाहते हो, गो अहेड, वरना मैं कर रहा हूं, पॉज करने के बाद आप फॉरवर्ड करके देख सकते हो। सो फाइनेंशियल ईयर इसके लिए क्या होगा, आने वाला 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर एंड क्या है आने वाला 31 मार्च, तो है 31 मार्च 21। इसके लिए क्या होगा, आने वाले के बाद वाला, मतलब फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च। सर ये कहाँ से बता रहे भाई, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन से बता रहा हूँ। सर हार्ड जा रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगा के करो। एवरीथिंग इज डिफिकल्ट बिफोर इट इज ईजी। तो जो काम कर लेते हैं वो इजी लगने लग जाते हैं, जब तक होता नहीं तब तक डिफिकल्ट होता है। 31 मार्च 22, ओके। इसका मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, 21-22। ठीक है, तो प्रोविजन क्या है बोलो। Pursuant to section 96, the first AGM shall be held within 9 months of the closing of the financial year in which the company was incorporated, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए कौन सा होगा मेरे भाइयों, फाइनेंशियल ईयर कहाँ से निकलेगा, 241 से निकलेगा। नए लॉन्डे सीधे बिना फाइनेंशियल के डेफिनेशन से पढ़ रहे होते हैं जनरल मीटिंग, फिर कैसे समझेगा ना। there's something, you need some mentoring for that. So फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन पढ़ने के बाद पढ़ो, चीजें काफी आसान है। सॉरी।
अब चीज़ें आसान है, बड़ा बड़ा आंसर लिखते हैं तो नेचुरली 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 22, है ना। अगर आपका आंसर कुछ अलग आया है तो एक बार आप चेक करो कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्यों मिस्टेक हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आपको पता ही है मेरा नंबर 99 740 1 99 700 1, कॉल मत करो, व्हाट्सएप कर लो, है ना। व्हाट्सएप कर लो, मैं ऑडियो मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा, या मेरी रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मैं कॉल बैक कर लूंगा। मेरी रिकॉर्डिंग में एक्चुअली कॉल ऑन रखते हैं तो वो वाइब्रेट हो जाता है और फिर माइक का पूरा आवाज़ खराब हो जाता है। सो वी यूजुअली हैव टू स्विच इट ऑफ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो इसलिए ऑफ करके रखा होता है। तो आप व्हाट्सएप कर लो ना, कॉल नहीं लगेगा तो क्या क्या हुआ, मैं क्लास के बाद देख लूंगा, फिर रिप्लाई कर दूंगा। और डरो मत, मतलब आपको पता है कि साथ ही रहना है, 3-4 महीने अपन हैं ही साथ में, मार्च तक तो अपन लोग, मैं हैंड होल्डिंग करूंगा ही आपकी, तो आप लोग साथ रहिए। चलो, तो मेरे भाइयों, ये निकलिए मेरे भाइयों सिर्फ फर्स्ट एजीएम। एक और प्रॉब्लम करूं, एक और प्रॉब्लम करवाऊं, एक और केस करवाता हूं, आ जाओ। चलो थोड़ा केस लॉ खेलते हैं, एक और केस करके देखते हैं। ठीक है, यहां मैं क्या करूं ना, यहां मैं पूरी कंपनी का शेड्यूल बना लेता हूं कि कंपनी ने फर्स्ट एजीएम इस तारीख को ले ली, सेकंड इस तारीख को ले ली, थर्ड इस तारीख को ले ली, फोर्थ इस तारीख को ले ली। आप मुझे बताना कि क्या कंपनी ने जो किया है वो सही किया है या नहीं। ठीक है, तो आ जाओ। सो ये कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिख देता हूं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इजी दूं कि हार्ड दूं? चल एक काम करता हूं, मैं तुम्हें दे देता हूं, इजी वाला दे देता हूं यार। चलो, काफी ये मेरे को यही डेट है, मेरी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो 24 अक्टूबर 2087 है वैसे, बट ठीक है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने ले ली है 2021। तो अब हम आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहे हैं जिनको आप लोग करेक्ट करके बताएंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ये कंपनी ने फर्स्ट एजीएम ली 18 मई 2021 को, सेकेंड एजीएम ली 24 जून 2021 को, सॉरी 22 को। थर्ड एजीएम इन्होंने ली 7 मई 2023 को। फोर्थ एजीएम इन्होंने ली 30 सितंबर 2024 को। ओके, सो योर जॉब इज टू नाउ टेल मी वेदर द कंपनी इज इन कंप्लायंस। क्या ये कंपनी ने सेक्शन 96 का कंप्लायंस किया है क्या? ठीक है, तो यस, प्लीज टेल मी whether this company is in compliance of section 96 subsection 1। आपके हिसाब से क्या ये कंपनी ने कंप्लायंस किया है ना? आ जाओ, थोड़ी सी हेल्प तुम्हारी और करता हूं मैं। आई वुड लाइक यू टू बी इन अ बेटर प्लेस बिफोर यू अटेम्प्ट दिस। मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको और भी थोड़ा अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में रख देता हूं। ठीक है, मैं आपको फिर से कुछ प्रोविजंस एकदम अच्छे से लिख के देता हूं और फिर आप मुझे बताना वेदर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर और नॉट। नाउ, कंपनीज एक्ट 2013 प्रावधानों के हिसाब से फर्स्ट एजीएम कब लेनी चाहिए? कम ऑन, विद इन
9 months of closing of financial in which the company has been incorporated. ठीक है. सेकेंड एजीएम, थर्ड एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम्स कब लेनी चाहिए? सेकेंड को सेकेंड के बदले में सब्सिक्वेंट लिखता हूं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ. सो सब्सिक्वेंट एजीएम्स कब लेनी पड़ती है? विद इन, कम ऑन, 6 months of the closing of the financial year. For the maximum gap between two consecutive meetings. Between two consecutive AGMs, वो कितनी होगी? Come on. That would be 15 months. है ना? तो मेरे भाइयों, ये तुम्हारे सामने प्रावधान है. मैं एकदम तुम्हें परोस के खिलाने की कोशिश कर रहा हूं. फर्स्ट एजीएम के प्रावधान, सेकंड, सब्सिक्वेंट, थर्ड, फोर्थ के प्रावधान सब आपको लिखे हुए हैं. और इजी करता हूं मेरे भाइयों. आमतौर पर ये डेट आती है 31 दिसंबर. आमतौर पर ये डेट आती है 30 सितंबर, क्योंकि नॉर्मली बात के तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ही खत्म हो गया, तो उसके 6 महीने के अंदर मतलब 30 सितंबर. और 15 महीने वाला तो 15 महीने वाला ही प्रावधान है. अब तो बता दो बे, क्या ये कंपनी 24 अक्टूबर को इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनी के सब कंप्लायंसेस ठीक है क्या? इज द कंपनी इन कंप्लायंस विद सेक्शन 96? क्या ये कंपनी सेक्शन 96 कंप्लायंस में है? यस, नो? जल्दी से. अब मतलब तुम्हें फिर से बोलना पड़ेगा, बार बार बोलूं क्या? पॉज करके सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो ना यार. मैं शुरू कर रहा हूं. पॉज कर लिया, देख लिया, कर लिया सॉल्व. मैं अब सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं. ठीक है. तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, 24 अक्टूबर 2020 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और 31 मार्च 2021 के विद इन 9 months मीटिंग हो गई क्या? हाँ यार, दिस सीम्स टू बी ओके. फिर अगला फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो 31 मार्च 2022 के विद इन 6 months मीटिंग हो गई क्या? फिर नेक्स्ट एजीएम क्या 2023 31 मार्च के विद इन 6 months मीटिंग हो गई क्या? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. हो गई. फोर्थ एजीएम 30 सितंबर को, तो 2024 31 दिसंबर के विद इन 6 months मीटिंग हुई है क्या? 2024 31 मार्च, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो ये भी 6 महीने के अंदर हो गई. तो विद इन 9 months और विद इन 6 months का तो किस्सा सॉर्टेड लग रहा है. क्या कोई और टंटा लग रहा है क्या किसी को? सब ठीक है क्या 96 के हिसाब से, कि कोई टंटा है? तो विद इन 9 months वाला तो प्रावधान ठीक है, विद इन 6 months वाला भी प्रावधान ठीक है. वो 15 महीने वाला चेक करें क्या एक बार? मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको भी चेक कर लेते हैं. तो यार अगर मैं पहली वाली मीटिंग के मतलब चेक करते हैं, आ जाओ. अरे भाई 9 महीने वाले प्रावधान का हिसाब किताब बराबर है. ठीक है जी. अबे क्या 9 महीने वाले प्रावधान का हिसाब किताब ठीक है? जी हाँ. क्या 6 महीने वाले का हिसाब किताब ठीक है? हाँ भाई. मतलब वो बाकी के तीनों केसेस में ठीक आ रहा है और फर्स्ट वाले में 9 महीने वाला किस्सा ठीक आ रहा है. तो 6 महीने और 9 महीने का किस्सा तो ठीक है. अब बचा कौन सा तीसरा प्रावधान? वो 2 मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो क्या फर्स्ट और सेकंड एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा गैप हुआ है? नहीं. गिन लेते हैं, अभी क्लास में भी गिनते ही हैं. क्लरिकल मिस्टेक के वजह से 5 मार्क थोड़ी छोड़ सकते हैं. अभी मैं एकदम बचपने वाला गिन रहा हूं, क्योंकि अपना भी गणित बचपन में तो कमजोर था. तो 18 मई से 18 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 15 महीने के पहले हो गई. जय माता दी. 24 जून से गिनते हैं. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
सॉरी मैंने पता नहीं क्या गिना, 24 जून से फिर से गिरता है। 24 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अरे बहुत ही जल्दी 15 महीने के अंदर ये भी हो गया। तो यार ये ऊपर वाले तो तीनों किस्से 15 महीने वाले किस्से में भी ठीक बैठ रहे हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये लास्ट वाले में देखो 7 मई से 15 महीने गिनना शुरू करते हैं। सो 7 में से 7 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने हो गए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो टेक्निकली 7 अगस्त में ही 15 महीने खत्म हो रहे थे। तो अगर आप बहुत ध्यान देते तो ये जो आखिरी वाली मीटिंग है यहां टोटल ब्लंडर हो गया है। ये 2 मीटिंग्स का किस्सा है, ये 2 मीटिंग्स के बीच 15 महीने से ज्यादा का गैप आ गया है और इस वजह से 96 का उल्लंघन हो गया है। सेक्शन 96 में एक प्रावधान था ना, 2 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स के बीच में 15 महीने का गैप, 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, हो गया। तो यहां पे ब्लंडर हो गया है। सो सब कुछ ठीक है, सब 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 ठीक है, एक ही जगह टंटा है। और वो जो टंटा है वो कहां है? फोर्थ एजीएम में। तो अगर आपको ऐसा कोई केस आता तो आप कहते कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो फोर्थ एजीएम हुई है दैट इज नॉट इन कंप्लायंस विथ सेक्शन 96, क्योंकि वो थर्ड मीटिंग के बाद 15 महीने से ज्यादा इलैप्स हो गए हैं उसके बाद ली गई है। 96 सबसेक्शन 1 पढ़ा हमने, ठीक है। दिस इज सेक्शन 96 सबसेक्शन 1, उसका एनालिसिस। सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 एक बार फिर से। सेक्शन 96 सबसेक्शन 1, एवरी कंपनी अदर देन 1% कंपनी शैल होल्ड 1 एजीएम एवरी ईयर। प्रोविजन फर्दर, जो फर्दर प्रोविजन है वो है मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 consecutive AGMs should not exceed 15 months. Further, the first AGM of the company shall be held within 9 months of the closing of the financial year in which the company has been incorporated. Further, for subsequent meetings, the AGM should be held within 6 months of the closing of the financial year. Provided further that अगर extension चाहिए होगा या extension देने का किसी के पास पावर है तो इसके पास ROC may grant you extension. ROC चाहे तो आपको extension दे सकता है for special reasons recorded. मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना मिलेगा? 3 महीना। क्या फर्स्ट एजीएम के लिए एक्सटेंशन मिलता है? नो। दैट्स इट। सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 ओवर। दिस इज सेक्शन 96 सबसेक्शन 1। आई होप you got a fair bit of idea about it. So let's move to the further provision. चलो आ जाओ। All right guys, so now let's get into section 96(2). तो हम लोग अब शुरू करेंगे हमारा सेक्शन 96 सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 देख यार, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले let's see what is written in the Bail Act. There was a slight amendment in 2017. However, that amendment part comes very later. First of all, let us try and understand what is specifically mentioned in 96(2). तो 2 मिनट के लिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 96(2) में क्या स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है, एंड इवेंचुअली वी कैन प्रोसीड। दिस इज जस्ट फॉर द नोट, ओके। ये सिर्फ नोट मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि 2017 में अमेंड हुआ था, और जो अमेंड हुआ था उसका इम्पैक्ट नीचे लिखा हुआ है। तो अमेंडमेंट वाला जो प्रोविजन है ना वो ये था, तो जो बदलाव हुआ था वो बाद में आएगा, उस पर फोकस अभी फिलहाल मत करें। जो मेन बात है, जो मेन प्रावधान है, पहले उसके ऊपर फोकस कर लेते हैं और इवेंचुअली आगे जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स फोकस ऑन द कोर पार्ट। आ जाओ। तो अमेंडमेंट वाले पे फोकस अभी ज्यादा मत करिए, फोकस अभी करिए मेन प्रावधान सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 पे। सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? आ जाओ।
So every AGM, just a minute, yeah, every AGM shall be called, every AGM shall be called, मिनट है भाई, shall be called बोला है ना, shall be called बोला है, shall be held नहीं बोला है ना, बुलाने की बात कर रहे हैं, बुला के लेने की बात नहीं कर रहे हैं, तो लेने की बात नहीं हो रही है, बुलाने की बात हो रही है, तो इट शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, है ना, सो शुड बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. So can I call my meeting at 5:59 p.m? Yes is the answer. क्या मैं 5 बज के मतलब 5:59 p.m से लेके अगर मीटिंग 8:30 बजे रात तक चल गई तो चलता? चलता. That's why I'm saying, don't miss the word. They have said the meeting shall be called during business hours, not held. The meeting should be called during business hours and not held during business hours. तो बहुत clearly देखा हुआ है, meeting should be called during business hours, not held. तो मीटिंग बुलाने का टाइम दिया हुआ है, so meeting shall be called during what? Business hours. ये बच्चे खतरनाक होते हैं. एक बार मेरी क्लास का बच्चा बोलता है, सर मेरे बिजनेस आवर्स तो रात को रहते हैं, रात को 10 से 12 या रात को 10 से 3. तो प्लीज अंडरस्टैंड, इसीलिए वो मेंशन किया हुआ है, दैट इज between 9 a.m. to 6 p.m. Okay. So मीटिंग बुलाए जाने का समय, मीटिंग शुड बी कॉल्ड, shall be called during business hour, that is 9 a.m. to 6 p.m. टाइम 9 a.m. से 6 a.m. होगा. किसका? लेने का कि बुलाने का? मीटिंग बुलाने का टाइम ले, तो आप उसके कंटिन्यू कर सकते हो आप बात तक. On any day that is not a national holiday. I repeat, what is mentioned here is the meeting can be called on any day that is not a national holiday. तो क्या मीटिंग मंडे को बुलाई जा सकती है? यस. ट्यूसडे? यस. सैटरडे? यस. संडे? यस. दिवाली? यस. गुरु नानक जयंती? यस. मकर संक्रांति? यस. आपका त्योहार वैलेंटाइंस डे? यस. ठीक है. सिर्फ कब नहीं बुलाई जा सकती? नेशनल हॉलिडे. प्रायर टू कंपनीज एक्ट 2013 नेशनल हॉलिडे क्या होता है किसी को पता नहीं था. एटलीस्ट कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956 में इसका मेंशन नहीं था. तो द इंडस्ट्री यूज टू रिसोर्ट टू जनरल क्लॉजेज एक्ट. तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में नेशनल हॉलीडेज घोषित किए हुए हैं. तो नेशनल हॉलीडे कब कब होता है? तीनों ड्राई डे पे होता है ना. आप ड्राई डे कब कब होता है? 1 15 अगस्त, 2 2 अक्टूबर, 3 26 जनवरी. इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, ये 3 दिन होते हैं जो नेशनल हॉलीडे जनरल क्लॉजेज एक्ट में मेंशन थे. जनरल क्लॉजेज एक्ट में ये भी मेंशन था कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी और डे को भी नेशनल हॉलीडे घोषित कर सकती है, लेकिन अब तक किया नहीं है. थैंकफुली जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो कंपनीज एक्ट 2013 में नेशनल हॉलीडे को स्पेसिफिकली मेंशन कर लिया गया सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स में अभी. और वहां पर साफ लिखा हुआ है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 में कि 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी हमारे लिए नेशनल हॉलीडे होगा. तो मीटिंग और कभी भी ली जा सकती है, लेकिन नेशनल हॉलीडे पे नहीं ली जा सकती. फर्दर, एंड शैल बी हेल्ड either at the registered office of the company or at some other place within the city, town or village in which the registered office is situated. बहुत सिंपल है. सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 आ जाओ, थोड़ा सा नोट मेकिंग करते हैं. सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 कुछ रेलेवेंट, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें. मीटिंग कैन बी कॉल्ड. क्या लैंग्वेज यूज की गई है देखो. मीटिंग शैल बी कॉल्ड लिखा हुआ उन्होंने. द AGM शैल बी कॉल्ड. अब 3 चीजों पे फोकस है. टाइम, डे और प्लेस. द मीटिंग शैल बी कॉल्ड
during business hours, that is 9 a.m. to 6 p.m. कौन से डे पे? ऑन एनी डे. एनी का हिंदी में मतलब कोई भी, बट नॉट अ नेशनल हॉलीडे. बट नॉट ऑन नेशनल हॉलीडे. तो नेशनल हॉलीडे को छोड़ के किसी भी दिन पे मीटिंग ली जा सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम. जस्ट फॉर द क्लैरिटी, लेट्स जस्ट राइट डाउन द नेशनल हॉलीडेज. तो नेशनल हॉलीडे क्या होता है भाई? ये दो जगह मेंशन है, ठीक है? बहुत क्लियरली बता रहा हूं, नेशनल हॉलीडे दो जगह पे मेंशन है. एक तो अकॉर्डिंग टू जनरल क्लॉजेज एक्ट, और थैंकफुली अब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जब आप पढ़ेंगे उसमें भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2, इनके हिसाब से कौन से 3 दिन नेशनल हॉलीडेज हैं? नंबर 1 15th of August, 2nd of October, 26th January. भाई ये 3 दिन हमारे नेशनल हॉलीडेज होते हैं और इन दिनों पे मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, ठीक है? 15th अगस्त से याद आया, अगर आप यूट्यूब में जाते हो मेरे, तो हम लोगों ने 15 अगस्त को वीडियो बनाया था. 1947 से लेके 2020 तक कौन से मेजर कॉर्पोरेट इवेंट्स हुए, मेजर कौन से कैपिटल मार्केट में इवेंट हुए, ऐसे ही छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, 27 मिनट का शॉर्ट वीडियो तो नहीं है. हमने उसमें कोशिश की कि हम लोगों ने पूरे मेजर इवेंट्स कवर किए हैं. अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है, कभी टाइम पास करते करते, मजाक करते करते भी देखोगे तो भी अच्छा लगेगा. थोड़ा ड्रामेटाइज किया है उसको हमने, बट ऐसे ही इट्स फॉर फन. एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करने के पहले या सीए इंटर ज्वाइन करने के पहले बच्चे देखते हैं यूजुअली, तो एक इट गिव्स अ सेंस ऑफ कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और बड़ा ड्रामेटिकली किया तो मजा भी आएगा, आप देखिएगा. एनीवे, द मीटिंग शैल बी कॉल्ड, अगेन आई रिपीट भाई, मीटिंग बुलाने का समय है, लेने का नहीं. तो इसीलिए यू हैव टू रीड बिटवीन लाइंस. आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, वरना नजर हटी, आपको पता ही है कि आगे क्या होता है. तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई ना तो टंटा हो जाएगा. आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसलिए शुरू से. सो द मीटिंग शुड बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, दैट इज 9 AM to 6 PM ऑन एनी डे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है. इवन इट कुड बी पब्लिक हॉलीडे भी हो सकती है, नेशनल हॉलीडे नहीं होनी चाहिए. तो दिवाली में कई बार ना भावुक हो जाते हैं बच्चे, तो राखी में, ईद में, दिवाली में, पारसी न्यू ईयर में सब चलता है, लेकिन नेशनल हॉलीडे में नहीं चलता. ओके, फर्दर प्लेस, या तो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस में, या तो और एनी प्लेस विद इन. मैं चाहूंगा कि आपने स्पेसिफिकली ये टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस करें और मैं आपको बताता हूं उसका रेलेवेंस. और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड. थोड़ा फोकस करो इस पे, आपको बताता हूं किस्सा क्या है. विद इन द सेम सिटी, विलेज और टाउन where the registered office of company is situated. अब क्लास क्या होता है? अब जैसे हम भी जहाँ काम करते हैं, हमारे बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, तो हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में तो हम लोग बिठा ही नहीं सकते 2000 लोगों को. तो हम नागपुर में ही कोई दूसरे कोई हॉल या कोई बुक करके, हम लोग अच्छी कोई प्लेस बुक करके वहाँ पे मीटिंग्स लेते थे. इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि
सिटी, टाउन या विलेज की म्युनिसिपल लिमिट्स देखनी पड़ती है। मतलब कल को आपको ऐसा सवाल आ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल पुणे में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो कंपनी ने पुणे के सामने ही 1 घंटे में, या लोनावला या महाबलेश्वर 1-2 घंटे में है तो वहाँ पे रखा है, या फिर थोड़ा आउटस्कर्ट्स में कोई अच्छा एक रिसोर्ट है, वहाँ पे मीटिंग में सबको पार्टी भी दे रहे हैं एक्सेट्रा, कर सकते हैं क्या। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि सिटी, टाउन और विलेज जो होता है उसकी म्युनिसिपल लिमिट्स देखनी पड़ती है। तो 3 चीज़ें क्लियर करते हैं। और मीटिंग बुलाने का समय क्या होगा? 9 से 6। कौन से दिन पे? किसी भी दिन, बस नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। प्लेस रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है, या जिस सिटी, विलेज या टाउन की हम लोग बात कर रहे हैं वहां कहीं पे भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में ले लो, या तो जिस शहर में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस शहर में कहीं पे ले लो। तो ये है फंडामेंटल बात। ठीक है, ये 3 चीजों में तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए बाबा। ये 3 चीज में क्लैरिटी होना ही होना, ये 3 चीज में एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए आप लोगों को। इसके बाद के प्रावधान हम लोग देखते बैठेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये बेसिक प्रावधानों में 100% क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजों में क्लैरिटी है या नहीं, पहले ये चेक करते हैं। सो टाइम, डे, प्लेस, दिस बी वेरी क्लियर। ओके, सो दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर, सिंस अगर ये क्लियर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगी। सो टाइम, जस्ट अ मिनट, सॉरी, या सो टाइम, डे और प्लेस तो बहुत क्लियर हो गया है। लेट्स गो बैक टू द बेयर एक्ट। एक बार 96(2) बेयर एक्ट के प्रोविजंस को चेक करते हैं। ठीक है, आ जाओ। So every AGM shall be called during the business hours, that is between 9 a.m. to 6 p.m. further on any day that is not a national holiday, and shall be held either at the registered office of the company or at some other place within the same city, town, village in which the registered office is situated. Sorted. Now, अब मैं आपको बताता हूँ अमेंडमेंट का किस्सा। तो जो अमेंडमेंट आई थी ना, अब मैं आपको बता देता हूँ अमेंडमेंट क्या आया था। ये देखो, ये है अमेंडमेंट। ठीक है, तो अमेंडमेंट जो थी उसको मैंने रेड से हाईलाइट किया। प्रोवाइडेड दैट AGM of the unlisted company, I repeat, provided that, I repeat, I'm sorry, provided that AGM of unlisted company may be held at any place in India. अगर कंपनी के शेयर्स, अगर किसी एंटिटी, कोई कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं है, कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, तो हिंदुस्तान में कहीं भी इसकी AGM हो सकती है। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू टेक कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। तो अगर कंपनी के सारे मेंबर्स बोल देते हैं तो अनलिस्टेड कंपनी की मीटिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है। इंडिया में कहीं भी, पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है, बट कंपनी अनलिस्टेड होनी चाहिए। व्हाट आर 2 कंडीशंस? नंबर 1, कंपनी अनलिस्टेड होनी चाहिए। नंबर 2, कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर शैल बी रिकॉर्डेड, या तो इन राइटिंग ले लो या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ले लो, बट एडवांस में ले लो। तो अमेंडमेंट का इम्पैक्ट आई होप आपको क्लियर है। तो मैं आपको अमेंडमेंट का इम्पैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे अमेंडमेंट भी लिख के दे देता हूँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हवा मत बनाइए। बच्चे बहुत बार अमेंडमेंट को देख के डरते हैं, तो हवा मत बनाइए। अमेंडमेंट प्लेस से रिलेटेड है, इसीलिए मैं यहीं पे यहीं लिख देता हूँ। जो अमेंडमेंट है वो प्लेस से रिलेटेड है, और जो अमेंडेड है वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक अनलिस्टेड कंपनी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी, सिर्फ प्लेस की बात हो रही है। एक अनलिस्टेड कंपनी मीटिंग के लिए एक प्लेस कौन सी चुन सकती है? एनीवेयर इन इंडिया, हिंदुस्तान में कहीं भी, बट 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। व्हाट आर द 2 कंडीशंस? कंडीशन नंबर 1, what is the condition number 1? The company should be unlisted.
listed, rather it's not even the condition, लेकिन हम लोग क्लैरिटी के लिए लिख रहे हैं, अमेंडमेंट के लिए. सो कंपनी अगर अनलिस्टेड है और कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स इन एडवांस, कंपनी के सारे मेंबर्स की कंसेंट एडवांस में मिल चुकी है, तो पूरे हिंदुस्तान में मीटिंग कहीं भी हो सकती है. ऑलराइट. सो फॉर अनलिस्टेड कंपनी देयर इज एन अमेंडमेंट. अगर कंपनी चाहे मीटिंग कहीं भी ले सकती है हिंदुस्तान में. कंडीशन यही है कि सारे के सारे मेंबर्स की एडवांस में कंसेंट लेनी पड़ेगी और ये कंपनी सिर्फ अनलिस्टेड होनी चाहिए. अगर लिस्टेड कंपनी है तो उन लोगों के लिए नहीं है. सो दिस इज 96 सबसेक्शन 2. हाउएवर थिंग्स डू नॉट गेट ओवर हियर. चीज़ें यहाँ अभी ख़त्म नहीं हो रही हैं, थोड़ी सी चीज़ें और भी हैं. कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं. ठीक है, थोड़े से प्रावधान और है. दो वी आर गेटिंग वेरी क्लोज, बट यस कुछ चीज़ें बची है, वो भी देख लेते हैं. Guys, I hope this amendment thing is very clear. Let me make it a little more presentable for all of you. इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना दूँ चीज़ों को. तो अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी के लिए है और वो किससे रिलेटेड है? प्लेस से रिलेटेड है. तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. सो हिंदुस्तान में कहीं भी मीटिंग ली जा सकती है. सिर्फ दो चीज़ें याद रखना, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनियों को ये कंडीशन लागू है और दूसरा मेंबर्स की कंसेंट लेनी जरूरी है. ऑलराइट, चलो आ जाओ. लेट्स गो बैक टू द सेक्शन 96 सबसेक्शन 2. आ जाओ, बस लास्ट प्रावधान बचा. वी आर ऑलमोस्ट डन देन. Provided further that the central government may exempt any company from the provisions of this subsection subject to the conditions. सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी कंपनी को 96(2) के प्रावधानों से एग्जेम्प्ट कर सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है. सबसेक्शन 2, केंद्र सरकार चाहे तो सबसेक्शन 2 के प्रावधानों से किसी भी कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकती है. ये सबसेक्शन जो है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है, वो सिर्फ सबसेक्शन 2 के लिए है. ठीक है, लेट अस राइट इट डाउन एंड आफ्टर दैट प्रोबेबली वी विल क्लोज द सेशन. और आई वुड लाइक टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस सिंस समटाइम्स पीपल गेट वेरी कंफ्यूज अबाउट दिस. तो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि मैं आपको एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी रखने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे, ताकि टंटा ना हो यार. बाकी कुछ भी हो, टंटा ना हो. देखो 96(2) के लिए एक और प्रोविजन है. व्हाट इज द प्रोविजन? द प्रोविजन इज सीजी, केंद्र सरकार. सीजी मे exempt any company just a minute, let me just take you there. So may exempt any company from the provisions of this subsection. That is 96(2). तो ये जो टाइम और इसके लिए प्रावधान वगैरह बने हुए हैं, इससे आपको एग्जेम्पशन केंद्र सरकार दे सकती है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस. तो भाई सिंपल है, केंद्र सरकार के पास पावर है और पावर ये है कि केंद्र सरकार आपको दे सकती है एग्जेम्पशन. 96 सबसेक्शन 2 फॉलो करने से आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है. ओके, so that's what is mentioned in section 96 that provides for the annual general meeting. ठीक है, after this what I'll do is I will have a very quick recap of the entire section in 2-3 minutes.
तो हम लोग ग्राफिक्स की ग्राफिकल इंटरफेस की मदद से इसको 2 या 3 मिनट में जल्दी से फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है? तो यहाँ रुक जाते हैं एंड लेट्स quickly revise it with the help of presentation. So let's have a very quick recap of what we have studied. So if you have never seen the general meetings, this is outside the TCS. The pic that you see is one of the shareholder outside the TCS meeting. Then this is the sort of meeting that happens outside India. This is Berkshire Hathaway, Warren Buffett की company है Berkshire Hathaway. उसकी meeting देखो आप, stadiums में meeting होती है. So India is yet to reach that level of investors awareness. इंडिया में उतना इन्वेस्टर्स का अवेयरनेस अभी है नहीं, इसीलिए आपको इस प्रकार की मीटिंग्स अभी हिंदुस्तान में नहीं दिखती है, बट सून दैट विल आल्सो हैपन इन इंडिया. दीज आर सम ऑफ द एजीएम्स ऑफ इंडिया. सो one of the very interesting was Narayan Murthy ji. I think 2011 he retired, so his image was morphed with the image of Salman Khan because that time Reddy movie was there. And then you can see disappointed Vijay Mallya ji because almost 19 resolutions were not passed in that meeting. Then you have 40th AGM of Reliance. Then you have TCS, Cyrus Mistry, and the current chairman who is on the right of Mr. Cyrus Mistry is Mr. Chandra. Anyway, this is, I think, Dr. Reddy Laboratories. This is the Indian meeting. So this was actually happening in Mumbai. Is the place. So this is a very usual place where the meetings happen in Mumbai. So anyway, let's get started with 96 revision. So section 96 very clearly states that every company other than 1% company shall hold AGM every year. Further, the first AGM shall happen within 9 months of the closing of the financial year, that is 31st December के पहले, 31st या दिसंबर या उस दिन के पहले. Further, subsequent meeting 6 महीने 30 सितंबर के 6 महीने के पहले हो जानी चाहिए. Further, maximum gap between 2 AGMs कितनी हो सकती है? 15 महीने. Further, क्या AGM के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है? बिल्कुल. आरओसी चाहे तो एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना महीना मिलेगा? 3 महीना मिलेगा. फर्दर, क्या फर्स्ट एजीएम के लिए एक्सटेंशन मिलता है? नो. क्या आरओसी एक्सटेंशन देगा ही कि वो दे सकता है? दे सकता है. आरओसी की डिस्क्रिप्शन है फॉर सम स्पेशल रीजंस रिकॉर्डेड. फर्दर, व्हाट शैल बी द टाइम, प्लेस एंड डे ऑफ द मीटिंग? नंबर 1, मीटिंग शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, दैट इज 9 AM to 6 PM. फर्दर, what should be the place? The meeting should be called at the registered office or at any place within the same city, same town or village where the registered office is situated. For unlisted companies, अगर सारे के सारे members का consent मिल गया तो हिंदुस्तान में कहीं भी ले सकते हो. Further, the meeting can be called on any day but not a national holiday. तो national holiday को छोड़ के कोई भी दिन में meeting बुला सकते हैं. फर्दर, सेक्शन 96 सबसेक्शन 2, केंद्र सरकार के पास पावर्स है कि सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 के प्रावधानों से आपको एग्जेम्प्ट कर दे और कुछ कंडीशंस आप पे इंपोज कर दे. फाइनली, नेशनल हॉलिडे कौन से दिन को बोला जाता है? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी. जब भी आप अपने आंसर्स में नेशनल हॉलिडे के बारे में मेंशन करें, जरूर लिखें कि एज पर द जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2, द नेशनल हॉलिडेज आर 15th of August, 2nd of October, 26th of January. That's it from my side, guys. See you again. Tomorrow probably we'll begin with section 100, which provides for AGM. तो हम लोग सेक्शन 100 शुरू कर देंगे जो कि एनुअल जनरल सेक्शन 100 शुरू कर देंगे जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में बात करता है. सब सेक्शन 1 2 3 4 5 उसमें हम लोग देखने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा होगा. और मैं हल्का सा 102 को भी टचअप करूंगा क्योंकि थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाएगा AGM और EGM के बीच का ट्रांजिट में छोटी सी एक चीज पढ़ना. So that's it from my side, guys. Thank you. You have been a lovely audience. Thank you, guys. Bye bye.